नमस्कार, जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्पीशियस फाउंडेशन पे। चलिए हमारा सामान्य अध्ययन का क्लास चल रहा था, उसी को आज कंटिन्यू करते हुए देखते हैं इसमें क्या खास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर किन्हीं को कोई पीडीएफ चाहिए ये वाला तो आप टेलीग्राम चैनल वहाँ से जॉइन कर सकते हैं और या तो टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं पीसीएस फाउंडेशन या हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है कि मिलिंद पन्हो क्या है? आप सुने होंगे कि मिलिंद पन्हो, लेकिन मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो जो है ना भाई साहब, यह एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? यह एक बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में जानते थोड़ा। मिलिंद पन्हो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में यूनानी शासक मिनांडर के बौद्ध आचार्य नागार्जुन से किए गए प्रश्नों का सार संदर्भ है। इसमें क्या है कि इस ग्रंथ में यूनानी जो शासक मिनांडर के बाद बौद्ध आचार्य नागार्जुन से किए गए प्रश्नों का इसमें सार संदर्भ है। चलिए याद रखिएगा, किसका सार संदर्भ है? नागार्जुन आचार्य जो है, इससे सार संदर्भ है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है बगदाद निवासी अल मसूदी। अल मसूदी किसके शासन काल में भारत आया था? तो ये बगदाद निवासी जो है ना, अल मसूदी, ये जो है ना, ये महिपाल के जो शासन काल में यहाँ भारत आया था। किसके काल में? महिपाल के शासन काल में अल मसूदी जो है वो भारत आया था। बगदाद का निवासी था कौन? अल मसूदी। अल मसूदी अरब का एक विद्वान और प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता था। कैसा था? विद्वान था और भूगोलवेत्ता था। वह गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महिपाल यानी 910 से जो 940 के बीच में शासन के काल के दौरान भारत के गुजरात प्रांत में आया था। कहाँ पे आया था? भारत के गुजरात प्रांत में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए नियुक्त किया था। मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए प्रशासन क्षेत्र के लिए नियुक्त किया था। क्या नियुक्त, किसको नियुक्त किया था? तो यह जो नियुक्त किया था ना, ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है ना, इसको नियुक्त किया था प्रशासन को मतलब चलाने के लिए। या तो इसमें क्या बोला है? जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन को नियुक्त किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं इसके बारे में। सन 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत के बाद, तराइन के जो युद्ध हुआ ना मोहम्मद गोरी की जीत के बाद, उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता का सिप सिपाह सालार सिपाह सालार नियुक्त किया गया। इसको जो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया गया? सत्ता का सिपाह सालार नियुक्त किया गया, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने ही निसंतान था, उसका कोई बेटी बेटा नहीं था। 1206 ईस्वी में ऐबक ने दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश गुलाम वंश की स्थापना की। कब? 1206 ईस्वी में दिल्ली के जो दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश गुलाम वंश की स्थापना किया। और 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए लाहौर में घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। क्या गया? ये चौगान खेल रहा था, घोड़े से गिरा, बस इसकी मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं। चौथ क्या था? चौथ जो था ना, वो क्या था? चौथ एक प्रकार का क्या था? एक प्रकार के पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। याद रखिएगा, ये चौथ जो था पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। देखते हैं इसके बारे में। मराठा कराधान प्रणाली में दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर चौथ व सरदेश मुखी थे। जो मराठा कराधान प्रणाली में ये दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर थे, चौथ व सरदेश मुखी थे। चौथ पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। चौथ जो था ना, ये पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था, जबकि सरदेश मुखी जो है आय का 1/10वां भाग होता था। वो तो चौथ हो गया भूमि पर कर लगाया, लेकिन सरदेश मुखी जो कर था ये 1/10वां भाग होता था। वह देश के वंशानुगत सरदेश मुखी जिसको प्रधान मुखिया होने के कारण लिया जाता था। प्रधान मुखिया होने के कारण इसको लिया जाता था। सती प्रथा को किसके द्वारा प्रतिषेध किया गया? सती प्रथा को किसके द्वारा प्रतिषेध किया गया? तो सती प्रथा को जो है ना भाई, यह किया गया किसके द्वारा? यह किया गया विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा को प्रतिषेध किया गया। इसमें देखते हैं क्या जानते हैं इसके बारे में। सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रतिषेध किया। सती प्रथा जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसका प्रतिषेध किया। आगे बढ़ते हैं। लेकिन सती प्रथा को प्रतिषेध करवाने में भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की निर्णायक भूमिका थी। जो सती प्रथा
लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रतिषेध किया था। सती प्रथा को प्रतिषेध करवाने में भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की निर्णायक भूमिका थी। इन्हें राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। इसमें इसको क्या कौन सी उपाधि दी गई थी? राजा की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। आधुनिक भारत के पिता आधुनिक भारत के पिता का सम्मान भी प्राप्त है इसको। जो राजा राम मोहन राय है ना, उसको आधुनिक भारत के पिता का सम्मान भी प्राप्त है। अगला सवाल लेते हैं। पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना किस राज्य के राजा के अधीन स्थापित किया था? तो बताइए कि पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना, थोड़ा डिस्टर्बिंग था, थोड़ा सा डिस्टर्ब, उसके लिए माफ कर दीजिएगा। पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना भारतीय राज्य के किस राजा के अधीन स्थापित किया था? तो किस राजा के अधीन स्थापित किया था? यह जो किया था ना, ये कोचीन जो था, कोचीन, उसमें इसके राजा के अधीन स्थापित किया था। जानते हैं इसके बारे में? कोचीन के राजा ने पुर्तगालियों को सबसे पहले कारखाना लगाने की अनुमति दी। कोचीन के जो राजा है ना, पुर्तगालियों को सबसे पहले कारखाना लगाने की अनुमति दी। फिर पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना कोचीन में स्थापित, कहाँ पर स्थापित किया? कोचीन में स्थापित किया। और काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से 1503 ईस्वी में पहले दुर्ग की स्थापना की। 1503 ईस्वी में क्या किया? पहले दुर्ग की स्थापना की। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक युद्ध साबित हुआ? एक मिनट बताइए आप लोग आंसर, थोड़ा सा डिस्टर्ब है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक युद्ध साबित हुआ? तो कौन सा युद्ध हुआ? यह जो है ना, वांडीवास का युद्ध जो हुआ, ये फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक साबित हुआ। एक मिनट दोस्त। चलिए, कौन सा युद्ध फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक साबित हुआ? तो वांडीवास का युद्ध जो हुआ था, वो फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक साबित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। वांडीवास का युद्ध 1760 में भारत में फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध के साथ बंगाल एवं भारत में फ्रांसीसियों के व्यापारिक आधिपत्य से पतन हो गया। इसमें क्या हुआ? इसमें क्या, इस युद्ध के साथ बंगाल एवं भारत में फ्रांसीसियों के व्यापारिक आधिपत्य जो है से पतन हो गया। अगला सवाल है। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो लोकतांत्रिक जो प्रणाली है, इसके लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसमें जो आवश्यक तत्व है ना, अ- अवसर की समानता जो है ना, इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, क्या आप स्वतंत्रता या निष्पक्ष चुनाव? नहीं। अधिकारों का संरक्षण? ये भी नहीं। जो कौन हो जाएगा, इसे ये जो हो जाएगा, ये भी कहा जाएगा अधिकारों का संरक्षण, यानी कि ये जो हमारा डी ऑप्शन दिख रहा है, इसका सोच सही आंसर हो जाएगा, डी होगा। आपको गलती से बी बोल दिया, लेकिन इसमें ऑप्शन पढ़े ही नहीं थे, इसलिए बोल देते। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, अवसर की समानता भी होना चाहिए, अधिकारों का संरक्षण भी होना चाहिए, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है, ये सही सही आंसर हो जाएगा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण, इससे तब इसको लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए सब तत्व आवश्यक है। लोकतांत्रिक प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जहां सभी नागरिकों को समान अवसर तथा अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसकी रक्षा निष्पक्ष चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधियों के शासन से की जाती है। जो भी हुआ ना, अभी चुनाव रिजल्ट भी आ गया। निम्न में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है? बताइए, संविधान की जो आत्मा है, किसको निम्न से किस संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है? तो बताइए, बताइए इसका सही आंसर। ये जो है ना, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है। किसको? संविधान की आत्मा के रूप में परिम्बल को जो है, ये आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला सवाल है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। संविधान के गतिरोध को समाप्त करने के लिए प्रस्तावना किरण पुंज की तरह काम करते हैं। जो प्रस्ताव गतिरोध को उत्पन्न करने का चीज होता है, गतिरोध को समाप्त करने के लिए प्रस्तावना किरण पुंज की तरह काम करती है। अगला सवाल है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के तहत वाक के स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों को संरक्षण है संदर्भित करता है। को किसके अंतर्गत आता है बताइए? ये जो है ना, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो है ना, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। जैसे कि हमारा मुख बोलने का अधिकार है ना भाई, जो 1235 हमारा मूल अधिकार है, तो उसी के अंतर्गत जो ये है ना हमारा आता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें है भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों की बात की गई है। जब इसमें अनुच्छेद 19 में 6 अधिकारों का उल्लेख किया है, जिसमें एक है अभिव्यक्ति की आजादी या बोलने या भाषण देने का अधिकार इसमें दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के बारे में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों का आरक्षण का जो है प्रावधान किया गया है, वो किसमें किया गया है? यह अनुच्छेद 335 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 335 में भारत से इसका जो है संविधान के अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए लोक सेवाओं और पदों में उनके आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार के किस अंग में लोगों को निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं बताइए? सरकार के किस अंग में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें जो हो जाएगा आपका कौन सा, ये जो हो जा होने वाला सही आंसर ये हो जाएगा विधायिका में है। सरकार के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं विधायिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट दो। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, इसके लिए हमको माफ कर दीजिएगा। विधायिका किसी देश की सर्वोच्च विधिक निकाय होती है जिसमें जनता के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। भारत में विधायिका संसद जिसके 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। लोकसभा का तो प्रत्यक्ष रूप से करता है, लेकिन राज्यसभा का अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है बताइए? राज्यपालों की जो है वो कौन करता है नियुक्ति? तो आपको मालूम होगा कि राज्यों के राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति जो है इसको नियुक्त करता है, इसको राज्यपाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। सामान्यतः वह 5 वर्ष तक अपने पद पर कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव और प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? भारत में प्रथम आम चुनाव और प्रथम संविधान संशोधन जो है किस वर्ष किया गया? यह किया गया था 1951 में यह किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, मेरा थोड़ा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया है। भारत का प्रथम चुनाव और प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन जो है भूमि सुधार और जमींदारी अनुमूलन से किया गया है। संविधान में 9वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया है। कब? संविधान में 9वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा की जाती है? तो हम लोग फटाफट देखने हैं क्योंकि हमारा लैपटॉप जो है डिस्चार्ज होने हो गया है, तो जल्दी देखते हैं इसको। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों में द्वारा की जाती है? तो कहाँ पे किया जाती है ऐसा? ये जो है ना, ये आपका स्विट्जरलैंड और जर्मनी दोनों में की जाती है ऐसा संघीय शासन वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड और जर्मनी में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संघीय विधानमंडल दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है कि सुपरनोवा क्या है? ज्योग्राफी से संबंधित है। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा जो है ना, ये विस्फोटक तारा है। कैसा तारा है? विस्फोटक तारा है। सुपरनोवा आकाशगंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों का आवरण है। सुपरनोवा आकाशगंगा के घूर्णन से विद्यमान गैसों का आवरण है। यह तारा लाल रंग के दिखाई देता है जिसे रक्त दानव कहते हैं। इसके फलस्वरूप हीलियम कार्बन में बदल जाता है जिसमें तारे के तीव्र विस्फोट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के भूप्रपट्टी तथा पेंटल के बीच सीमा है बताइए? मेंटल होगा, पेंटल लिखा गया।
पृथ्वी के भूप्रकृति तथा मेंटल के बीच सीमा को क्या बोलते हैं हम लोग? तो ये जो सीमा बोलते हैं, इस ये है ना, ये पृथ्वी के भूप्रकृति है, यहाँ आपका मेंटल है। तो बताइए, जो पृथ्वी के ये वाला है ना, पृथ्वी के भूप्रकृति तथा मेंटल के बीच को सीमा को क्या बोलते हैं? ये इसके बीच बीच सीमा जो बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं मोह आसतंत जो है, इस सीमा बोलते हैं आ मोह आसतंत इसको सीमा, यहाँ जो इसको क्या बोलते हैं? मोह आसतत्य आसंतत्य। अगला बात है कि पृथ्वी की भूप्रकृति तथा मेंटल के मध्य को मोह असंतात्य असंबद्धता का निर्माण होता है, जो चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन को दर्शाता है। इस असंबद्धता की खोज 1909 में रूसी वैज्ञानिक मोहरो ने की थी। मोहरो ने इसकी इसकी खोज की थी। वायु की आर्द्रता किस पर निर्भर करती है? बताइए, वायु की जो आर्द्रता है किस पर निर्भर करती है? तो यह तापमान पर भी निर्भर करती है, स्थान पर भी निर्भर करती है, मौसम पर भी निर्भर करती है, यानी कि हमारा ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। आर्द्रता से तात्पर्य वायु में जलवाष्प की मात्रा से है। आर्द्रता जल वाष्पीकरण और संघननीकरण पर निर्भर करती है, जो मुख्यतः तापमान पर निर्भर रहता है, जबकि तापमान मौसम के से स्थान से प्रभावित होता है। एक इसमें बोल रहा है ना कि जो आर्द्रता है वो तीनों चीज़ से प्रभावित होता है, मौसम के स्थान और से भी प्रभावित होता है। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? तो पंजशीर जो घाटी है आपका, ये अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी स्थित है। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान के काबुल से 150 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित हिंदू कुश पर्वत श्रेणी का एक भाग है। हिंदू कुश श्रेणी का एक भाग है, याद रखिएगा। यहाँ पंजशीर नदी बहती है। कुल जनसंख्या कितना? इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 14 लाख है। यहाँ ताजिक जनजाति सबसे अधिक संख्या में, ताजिक जनजाति सबसे अधिक संख्या में कहाँ है? अफगानिस्तान के में है। केरल के तट को कहते हैं, केरल के जो तट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो केरल के तट को क्या बोलते हैं? मालाबार तट हम लोग बोलते हैं। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। यह तट मंगलोर से कुमारी अंतरिप तक फैला लंबा और संकरा समुद्री तट के क्षेत्र है, जो 845 किलोमीटर लंबा अरब सागर के किनारे दक्षिणी पश्चिमी घाट में विस्तृत है। कहाँ पे? 845 किलोमीटर लंबा है, याद रखिएगा। सिंधु नदी का उद्गम होता है, बताइए सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से, इसका उद्गम होता है सिंधु नदी का। सिंधु नदी कैलाश पर्वतमाला के मानसरोवर झील से निकलती है। इसकी कुल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर, याद रखिएगा 2880 किलोमीटर है। या भारत में यह नदी 700 किलोमीटर प्रवाहित होती है। जो भारत में इसका प्रवाहित कितना होता है? 700 किलोमीटर होती है। इस नदी की सहायक नदियों में से है सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम आदि जो है इसकी नदियां सहायक है। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब आदि। देश का 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? बताइए। यदि देश का 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं सूखा, बोलते हैं कि अधिक मानसून मतलब ये सूखाग्रस्त हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। भारतीय मौसम के अनुसार जब देश में 10% से भाग वर्ष की कमी से प्रभावित हो, तो इस स्थिति को सूखा कहते हैं। मतलब कितना? 10% से अधिक हो तो उसको क्या बोलते हैं? सूखा बोलते हैं। चलिए अगला सवाल है कि स्वतंत्रता के समय भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार की खेती की जाती थी? जो हमारा जो भारत आजाद हुआ उसमें जो प्रमुखता से मुख्य रूप से कौन सी खेती की जाती थी? तो यह जो है ना भाई, यह किया जाता था निर्वाह खेती किया था, बस निर्वाह किसी तरह हो जाए, उस मतलब जिसे जीवन पालन हो सके। स्वतंत्रता के समय भारतीय किसान जीवन निर्वाह योग्य कृषि करते थे। वे केवल इतना ही उत्पादन करते थे जिससे उनका भरण पोषण या गुजारा हो सके। आजादी के बाद खाद्य और नकदी फसलों की आपूर्ति में वृद्धि दर्ज की गई, और जिसकी शुरुआत 1966-67 में हरित क्रांति से हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम मजदूरी है, बताइए। न्यूनतम मजदूरी है, तो न्यूनतम मजदूरी वह दर से है, न्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी दर से जिस दर पर नीचे मजदूर अपने श्रम को नहीं बेच सकते। मतलब सबसे जो उसमें क्या बोलता है, जो श्रम अपने को नहीं बेच सकते, उसी लिए उसको न्यूनतम मजदूरी, इसमें
पूरा पढ़िए। वह मजदूरी दर जिस दर से नीचे मजदूर अपने श्रम को नहीं बेच सकते, उसको न्यूनतम मजदूरी कहते हैं। वही चीज़ न्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी जिस दर से नीचे मजदूर अपना श्रम बेचने से मना कर सकते हैं। अगला सवाल है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के अनुसार मापा जाता है। अर्थव्यवस्था की जो है वृद्धि दर के अनुसार मापा जाता है। बताइए कैसे मापा जाता है? तो यह जो मापा जाता है वो राष्ट्रीय आय के द्वारा यह मापा जाता है। आर्थिक विकास एवं एक समय से दूसरे समय की तुलना में आर्थिक विकास एक समय से दूसरे समय की तुलना में आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जन जीएनपी जिसको बोलते हैं, जैसे पैमाने पर यह मापा जाता है। चलिए आज का प्रश्नों की संख्या यहीं पर समाप्त होती है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा लेकिन इसके लिए सॉरी, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर किन्हीं को या पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई साहब। बस आपसे ही निवेदन है। चलिए आगे बढ़, मिलते हैं अगले क्लास में।